Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. तो अब हम देखेंगे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या है? मान लो यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसे हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। अब देखो, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो जैसे कि हमने पहले देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का एक स्ट्रेंथ है, वो क्या है, कितना डिग्री और लिमिट तक इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर पाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स से। लेकिन यहाँ पर इस मटेरियल का भी एक नेचर है, ये मटेरियल कितना मैग्नेटाइज्ड होगा ये मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो उस मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना मैग्नेटाइज होगा। तो मटेरियल का जो नेचर है, इस नेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी से, ठीक है। इसको हम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, द मैग्नेटाइजेशन intensity of a magnetic material is defined as the magnetic moment per unit volume of the material, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। क्यों? जब हम इस मटेरियल को किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज हो जाएगा मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा, ठीक है। मतलब कि अब मान लो कि यहाँ पर ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल के दो पोल आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक एम, यहाँ पर एम, ठीक है। ये हमारा पोल स्ट्रेंथ है और ये क्या है, इसका एरिया है, एरिया है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा मान लो कि 12 है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी एक्चुअली है क्या, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको ही हम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कहेंगे। तो इसको आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो कुछ इस तरह सा होगा, आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कि एम अपॉन टी। और इसको और एक तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या है,
एम, इसका फॉर्मूला क्या है? स्मॉल एम इंटू 12, है कि नहीं? एंड वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम क्या आएगा बताओ? इसका वॉल्यूम क्या आएगा? प्रणब, सर A × 12। भाई बताओ ना, वही तो पूछ रहे हैं। ए इंटू 12, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अब देखो, आई यहाँ पर क्या होगा? एम इंटू 12 अपॉन ए इंटू 12। तो 12 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? एम अपॉन ए, मतलब के होल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज ऑल्सो defined as the whole strength per unit area of cross section of the material, ठीक है। होल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया से भी हम आई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका और एक भी फॉर्मूला बनता है, जैसे कि आई इज इक्वल टू बी एम अपॉन म्यू नॉट, बी एम अपॉन म्यू नॉट। सो बी एम क्या है? बी एम है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, वो क्या है? वही हमारा बीएम है, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस मैग्नेटिक मटेरियल में, जो मटेरियल के अंदर जो इंड्यूस्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई का और एक फॉर्मूला है बीएम अपॉन म्यू नॉट, ये याद रखना। और इसका जो एसआई यूनिट होगा, सेम एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होगा, इट ऑफ आई इज एम्पियर पर, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का यूनिट क्या आएगा? एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और ये जो मैग्नेटाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैंने बोला ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात याद रखना, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। इस मटेरियल का मैग्नेटिक इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा, इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, ये बात याद रख। तो हमने देखा कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी, ये टर्म पहले सुना है क्या? ससेप्टिबिलिटी किसे कहते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसे कहते हैं? मैग्नेटिक, ये है क्या? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी,
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है क्या? ये क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी which determine how easily a material can be magnetized. ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जो मटेरियल हमने रखा है, ये मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज्ड हो पाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जिस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं और इसको कायम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं? कायम। ये एक्स नहीं है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम काय बोलते हैं, काय। सो कायम से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी which determine how easily a material can be magnetized. ठीक है, it is a property which determine how easily a material can be magnetized. तो इसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इसको अब अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से आएगा, काई एम इज इक्वल टू आई ऑन एच। आई और एच के बीच का जो रेशियो है उसको हम कायम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन है, तो जिस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ magnetic material is defined as the ratio of the intensity of magnetization और magnetization intensity। ठीक है, जो भी कह सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी भी कहते हैं, आई। तो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इंड्यूस्ड इन द मटेरियल to the magnetizing force, to the magnetizing force, जो हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, applied on it, applied on। मतलब कि क्या है ससेप्टिबिलिटी? क्या है एक्चुअली? ये जो मटेरियल का जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है, इसके और मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स है इसके बीच का जो रेशियो है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो इसको हम कायम से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आई और एच दोनों का यूनिट तो सेम है, तो कायम का कोई यहाँ पर यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये एक रेशियो है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं काई हैज नो यूनिट्स, काई हैज नो यूनिट्स। ठीक है, सो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा है कि इट इज अ प्रॉपर्टी व्हिच डिटरमाइन हाउ इजीली मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। मतलब के मोर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मोर इजीली टू मैग्नेटाइज। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मटेरियल का जितना ज्यादा होगा वो मटेरियल उतना इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, वो मटेरियल उतना इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोर मैग्नेटिक susceptibility more
इजी टू मैग्नेटाइज, मोर इजीली टू मैग्नेटाइज, मतलब जितना ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होगा मटेरियल उतना इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल का जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा जो ससेप्टिबिलिटी है, और पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे परमिएबिलिटी, तो इन दोनों के बीच का एक रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशन हम अब देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके ओके, सो आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन magnetic permeability and magnetic susceptibility। ठीक है, मतलब के न्यूअर एंड काई, काई न्यूअर एंड काइम के बीच का जो रिलेशन है वही हम देखेंगे। सो मान लो कि यहाँ पर हमारा एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक मटेरियल है और यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल फील्ड, क्या है एक्सटर्नल। सो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है उसे हम V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? और ये जो हमारा एक्सटर्नल जो फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड है, इसका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो क्या है, वो H है। ठीक है, H क्या है, H है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और I इज द मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। तो हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम एक मटेरियल को रखेंगे तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा। तो जब इस मटेरियल को मैग्नेटाइजेशन करने की कोशिश करेगा तो ये मटेरियल क्या करेगा, ये मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा। जब ऐसा होगा तो इसके अंदर भी एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसे हम बीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम बीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, और टोटल टोटल जो हमारा यहाँ पर जो फील्ड होगा, टोटल जो फील्ड होगा, जैसे कि जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। बी क्या है, बी नॉट प्लस बी एम, इसका समेशन है। ठीक है, ये हमारा है, क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या कहते हैं, टोटल मैग्नेटिक, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है। इसे क्लियरली समझो कि जब हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो बी नॉट है, उसके अंदर अगर हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा क्योंकि मैग्नेटाइजेशन फोर्स है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। तो जब इसे मैग्नेटाइज करेगा तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा, मतलब कि ये मटेरियल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। जब ऐसा होगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, जिसको हम बीएम से डिनोट करते हैं। ये बीएम क्या है, ये बीएम है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यह है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो समेशन है वही हमारा
टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि बी है, ठीक है। अब देखो हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स का जो इक्वेशन हमने देखा है, उस इक्वेशन से हमें मिलता है क्या, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, और एक इक्वेशन क्या है, बी, बताओ और एक इक्वेशन क्या है, दो दो इक्वेशन, एक बी नॉट इज इक्वल टू बी म्यू नॉट इंटू एच, और अरे बताओ रे, अभी तो बताया, म्यू एच सर। बी इज इक्वल टू म्यू एच, ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू एच। और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी से हमने एक फॉर्मूला देखा है, वो क्या है, bm क्या होगा, प्रणब म्यू बताओ नॉट इंटू आई, होगा, म्यू नॉट म्यू इंटू आई, नॉट हाँ म्यू नॉट इंटू आई। आई। सो अब यहाँ पर सारे वैल्यू को पुट कर दो, देखो क्या आता है। नाउ बी क्या है, बी हमारा म्यू इंटू एच, म्यू इंटू एच। बी नॉट क्या है, म्यू नॉट टू एच, प्लस म्यू नॉट टू आई एम। अब इसको डिवाइड करो म्यू नॉट इंटू एच से, ठीक है, डिवाइडिंग बाय म्यू नॉट एच, then we get mu h upon mu naught into h equal to mu naught h upon mu naught h plus mu naught into I upon mu naught into I upon mu naught h, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है हमें, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन एच, ठीक है। we know that म्यू आर क्या होता है, बताओ म्यू आर क्या होता है, म्यू बाय म्यू नॉट। म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। एंड कायम का वैल्यू क्या है, कायम क्या होता है, आई बाय एच। आई अपॉन एच। सो यहाँ पर म्यू नॉट और म्यू आर और कायम का वैल्यू को यहाँ पर अगर हम पुट कर देंगे, आई 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 अपॉन एच की जगह हम कायम को लिखेंगे, एंड म्यू अपॉन म्यू नॉट की जगह म्यू आर को लिखेंगे। सो यहाँ पर म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस क्या है आई, ये हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मैटेरियल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को, इक्वेशन को याद रखना, ठीक है, न्यूमेरिकल में आएगा शायद। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखो ये ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी के आधार पे
मैग्नेटिक मटेरियल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि तुमने इससे पहले सुना होगा कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारा एयर, कॉटन, ग्लास, ये सारे के सारे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और इसका जो परमिएबिलिटी होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जब 1 से कम हो जाएगा या 1 से ज्यादा हो जाएगा, तब उस मटेरियल को हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसका जो म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू होता है वो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यार एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, कॉटन, ग्लास, वुड, बहुत सारे हैं, ठीक है, वुड, ये सब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। क्योंकि इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू 1 के बराबर आता है, ठीक है। वैसे ही हम मैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहेंगे? मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस हम किसे कहेंगे? जैसे कि म्यू आर मान लो कि लेस देन 1 है। जब म्यू आर लेस देन 1 होगा, तब बता सकते हो कि इस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक सब्सटेंस कितने टाइप के होता है मालूम है दीपक? नहीं पता सर। नहीं पता? सौरभ, सौरभ क्लास में है क्या? अच्छा, अंशु बता सकते हो? अंशु, Yes, sir. याद है? No, sir. डायामैग्नेटिक सुना है? डायामैग्नेटिक, Yes, sir. सर 4 होते हैं सर। हाँ बताओ कौन सा आता है? डाई पारा फेरो फेरी। डाई पैरा फेरोफेरी, लेकिन बेसिकली ज्यादा से ज्यादा जो होता है हमारा डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक ही होता है, ठीक है। फेरीमैग्नेटिक उतना ज्यादा नहीं होता है और उसका एप्लीकेशन भी उतना ज्यादा नहीं है। सो मैग्नेटिक सब्सटेंस बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक है डायमैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। सो म्यू लेस देन म्यू इज इक्वल टू म्यू लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पर म्यू का वैल्यू जो है 1 से कम है, म्यू आर का वैल्यू। सो ये कौन सी मटेरियल होगा, बता सकते हो? सर फेरो मैग्नेटिक। अरे बाप रे, फेरोमैग्नेटिक के वैल्यू 1 से कम होगा? ये तो बहुत इजीली मैग्नेटिक मैग्नेटाइज हो जाता मटेरियल। है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन सा होता है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ऐसा होता है ना। तो ये सारे के सारे मटेरियल तो बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड और यस सर, फ्लक्स को वही बहुत सब इजीली पास करता है। तो इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम होगा? नहीं होगा। ये डायामैग्नेटिक कैटेगरी में आता है, डायामैग्नेटिक। व्हेन म्यू आर इज लेस देन 1, तो उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक कहेंगे। क्यों डायमैग्नेटिक कहेंगे? क्योंकि ये मटेरियल है ना, ये मटेरियल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम अगर रखेंगे, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो मेन फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये रिपेल करता है, ठीक है, इसका डायरेक्शन कुछ ऑपोजिट होगा। तो इस मटेरियल को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि हमारा जो कुछ डायमैग्नेटिक मटेरियल है, एग्जांपल दे सकते हो? एल्युमिनियम सर, एल्युमिनियम कॉपर सर। अच्छा, एल्यूमिनियम डायमैग्नेटिक में आता है, कॉपर कॉपर सर। कॉपर आता है। यस एक बताया कॉपर, सिलिकॉन। एंटीमनी, एंटीमनी, जर्मेनियम डायमंड। हाँ
जर्मेनियम सर जी। जर्मेनियम, यस सर। एंटीमनी, बिस्मथ, क्वार्ट्ज, ये सारे के सारे बेसिकली क्या होता है, ये डायमैग्नेटिक डायमंड सर क्वार्ट्ज वाले में ही सर आएगा था ना उसमें। हाँ डायमंड सर क्वार्ट्ज वाले में ही आएगा ना। हाँ, क्वार्ट्ज भी डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा, यस सर। क्वार्ट्ज भी इस कैटेगरी में आएगा। अब देखो इस म्यू आर का वैल्यू अगर 1 से ऊपर है, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर है, तब उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, तब उस मटेरियल को हम पैरा कहेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक का कुछ एग्जांपल दे सकते हो? जैसे कि अभी बोला, किसी ने बोला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सर। एल्यूमिनियम डायमैग्नेटिक में नहीं आता है, ये पैरा में आता है, ठीक है? जैसे कि एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लिथियम, लिथियम, ये सारे के सारे क्या आता है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आता है। मैंगनीज, मैंगनीज भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आता है, ठीक है? और एक है हमारा म्यू आर सिल्वर सर। ग्रेटर देन 1, मतलब म्यू आर का वैल्यू जब बहुत ज्यादा होगा, तब उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, तब उस मटेरियल को हम फेरोमैग्नेटिक, ठीक है? ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक के अंदर आता है। सो जैसे कि मैंने बोला आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सारे के सारे क्या होता है, ये सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक कैटेगरी में आता है। जैसे कि हमारा जो देखा ना, हमारा जो इलेक्ट्रिकल मशीन में जो कोर बनता है, किसका कोर बनता है इलेक्ट्रिकल मशीन में? हाँ, सिलिकॉन स्टील सॉफ्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील से बनता है ना। क्यों बनता है? क्योंकि इसके जो ये फेरोमैग्नेटिक कैटेगरी में आता है, और इसका जो परमिएबिलिटी होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आयरन के मान लो 8000 के बराबर है, सो ये बहुत, इसके अंदर से फ्लक्स बहुत इजीली पास होता है, इसलिए हम इस मटेरियल से इलेक्ट्रिकल मशीन का जो कोर है, कोर बनाते हैं, ठीक है? तो ये ज्यादा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आता है। और भी है, जैसे कि इन सब मटेरियल का जो एलॉय है, एलॉय भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आता है। तो उतना डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, अब जितना जानना है वो हमने बता दिया था, ठीक है? तो यही है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फॉर्मूले और कुछ थ्योरी जो है, उस थ्योरी को लेकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एकदम मशीन के चैप्टर में आ जाएंगे, ठीक है? सो यहाँ तक सबको क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, अंशु Yes, sir. क्लियर है? Sir. ओके, तो ठीक है, चलो आज का क्लास पे यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और प्रणब कुमार, यस सर। अटेंडेंस भेज देना, ठीक है? यस यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।